वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम और इसके पहले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रिया के बारे में और गिब्स फेज रूल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो स्टेज है किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। उस केस में जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट बैकवर्ड प्रोसेस का रेट बराबर हो जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फेजेस कि कितने फेज हैं उस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, हो सकता है कोई फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा हो, तो नंबर ऑफ फेजेस के बेसिस पे इक्विलिब्रियम को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और दूसरा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया वो होता है जिसके अंदर कंप्लीट जो रिएक्शन हो रही है या फिर आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्या होता है, एक ही फेज में होता है, जैसे या पूरा पूरा लिक्विड में हो, पूरा पूरा गैस में हो। लेकिन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के केस में एक से ज्यादा फेज अवेलेबल होंगे उस सिस्टम के अंदर, और जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। गिब्स ने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया को स्टडी किया और एक जनरलाइजेशन दी। उस जनरलाइजेशन का नाम है फेज रूल, जिसको हम गिब्स फेज रूल के नाम से जानते हैं। ये जो फेज रूल है, ये कोई वर्ड्स का एक पैराग्राफ नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सी? F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ये है गिब्स फेज रूल। और ये किसको इंटर रिलेट करता है? ये इंटर रिलेट करता है F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम को, C यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट को, और P यानी नंबर ऑफ फेजेस को। तो आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सारी टर्म्स को जो गिब्स फेज रूल के अंदर यूज हो रही है। सबसे पहले है नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ फेजेस पता करने के लिए किसी सिस्टम में हमें यह पता होना चाहिए कि फेज कहते किसे हैं। फेज एक फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है किसी हेटेरोजेनियस सिस्टम में, जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है और वो फिजिकली और केमिकली डिफरेंट होता है दूसरे पार्ट से। साथ के साथ वो मैकेनिकली सेपरेबल होता है सिस्टम के दूसरे पार्ट से। अगर हम एग्जांपल लेते हैं आइस और वाटर के इक्विलिब्रिया का, तो आइस एक सॉलिड है, वाटर लिक्विड फॉर्म है, तो यहां पे दो फेजेस हो गए, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज। अगर हम वाटर और वाटर वेपर्स का इक्विलिब्रियम देखते हैं तो उसके अंदर वाटर लिक्विड है और वेपर्स जो है वाटर के वो गैस हैं, तो यहां पे दो फेज हो गए, दोनों फिजिकली डिस्टिंक्ट हैं। अगर हम आइस वाटर और वेपर्स यानी वाटर वेपर का, आइस का और वाटर लिक्विड का, इनका इक्विलिब्रियम देखते हैं तो इसके अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। यहां पे तीन फेज होंगे। आइए एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपके पास एक ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी है यानी वाटर है, लिक्विड है, एक ही फेज है। आपने इसके अंदर थोड़ा सा NaCl ऐड किया और उसे डिसोल्व कर दिया। जब थोड़ा सा NaCl डिसोल्व किया जाता है तो NaCl डिसोल्व होने के बाद उस लिक्विड के अंदर चला जाता है और आपको कोई डिस्टिंक्ट सॉलिड पार्ट उसमें दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब वो सारा सारा क्या है, एक फेज है। यानी कि थोड़ा सा NaCl का सॉल्यूशन आपके पास है तो वो एक ही फेज है, लिक्विड फेज है। फिर आप फर्दर इसके अंदर NaCl डालते रहे, डिसोल्व करते रहे, ऐड करते रहे, डिसोल्व करते रहे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये वाटर NaCl से सेचुरेट हो जाएगा। उस केस में फर्दर NaCl डालने पे जितना NaCl आप ऐड करोगे यानी कि डिसोल्व होगा, उतना ही NaCl प्रेसिपिटेट आउट होता जाएगा। यानी कि फॉरवर्ड जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, बैकवर्ड उसी स्पीड से प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहां पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। यहां पे हमारे पास दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक लिक्विड फेज यानी कि NaCl डिसोल्व्ड इन वाटर और दूसरा NaCl सॉलिड जो कि सेपरेट आउट होता जा रहा है ग्लास में नीचे की तरफ। अब हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस देता है। अगर हमने इसे क्लोज चैम्बर के अंदर हीट किया है तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को
देख के ये लगता है कि यहाँ पे दो ही फेज होंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और CO2 गैस है, सॉलिड एंड गैस। लेकिन यहाँ पे तीन फेज हैं। तीन फेज कैसे हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है ये केमिकली भी डिफरेंट है और फिजिकली भी डिफरेंट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अलग फेज, कैल्शियम ऑक्साइड का अलग फेज और CO2 गैस है ये तो अलग फेज हो ही गया। तो यहाँ पे तीन फेज हैं। अगर हम अमोनियम क्लोराइड के केस की बात करें, अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट करोगे तो इससे अमोनिया और HCl गैस निकलेंगी। क्लोज चैम्बर में हीट किया है तो NH4Cl सॉलिड से NH3 गैस और HCl जो गैस निकली है, यहां पे कितने फेज होने चाहिए? यहां पे आपको लग रहा होगा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हमने कहा तीन फेज, तो यहां भी तीन फेज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि NH4Cl को जब आप हीट कर रहे हो, अमोनिया गैस निकल रही है और HCl गैस निकल रही है। अब जो गैसेज हैं वो आपस में बहुत अच्छे से इंटरमिक्स हो सकती हैं और वो मैकेनिकली सेपरेबल नहीं है। जब मैकेनिकली सेपरेबल नहीं है, जैसे हमने NaCl और वाटर की बात की थी, जितना डिसोल्व हो रहा है, जितना एक ही फेज में रह रहा है, वो एक फेज था। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मैकेनिकली सेपरेबल हैं, इनका फेज अलग अलग है। हाँ, अमोनिया और HCl जो गैसेज हैं, अमोनिया और HCl जो गैसेज हैं ये इंटरमिक्स हो जाती हैं और मैकेनिकली सेपरेबल नहीं है, इसलिए एक गैसियस फेज और एक अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड फेज है ही। तो यहां कितने हैं? दो ही फेजेस हैं सिर्फ। तो ये था नंबर ऑफ फेजेस आपको कैसे पता करने हैं किसी सिस्टम के लिए जब वो इक्विलिब्रियम में हो। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट क्या होते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कंपोनेंट मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इक्विलिब्रिया के टाइम पे, जो हर एक फेज, जितने भी फेज हैं उस सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो उन सारे फेजेस में जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उन सभी की कंपोजिशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके, उसके लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको पता होना चाहिए। यहां पे ये बात ध्यान रखने की है कि मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एग्जांपल से समझते इसे, वही एग्जांपल लेंगे जो हमने नंबर ऑफ फेजेस के लिए लिए हैं। अगर मैं आइस और वाटर के केस की बात करूं तो आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? H2O मॉलिक्यूल हैं, तो केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेम है, इसलिए यहां पे एक ही कंपोनेंट है। अगर मैं वाटर और वेपर की बात करूं तो वाटर लिक्विड, H2O, वेपर गैसियस H2O, दोनों में एक ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो एक ही कंपोनेंट। अगर मैं आइस, वाटर और वेपर तीनों के इक्विलिब्रिया की बात करूं तो इसमें आइस सॉलिड H2O, वाटर लिक्विड H2O और वाटर वेपर गैसियस H2O, यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो क्या है? H2O है। इसका मतलब यहां भी क्या है? एक ही कंपोनेंट है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के केस की बात करूं, यहां पे तीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब मैक्सिमम तो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन हमें तो क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे हम कंप्लीटली बता सकें कि किसका कितना अमाउंट। तो अगर मैं क्लोज चैम्बर की बात कर रहा हूं, क्लोज चैम्बर में ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है, तो अगर आपके पास इन तीन में से किन्हीं दो का अमाउंट है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट पता हो और कैल्शियम ऑक्साइड का पता हो, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बता सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड का आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट का आपको पता ही है। अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस के बारे में पता है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का भी बता सकते हो। अगर आपको CO2 का और कैल्शियम कार्बोनेट का पता है तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का बता सकते हो। यानी इन तीन में से किन्हीं दो का आपको पता होगा तो आप तीसरे का बता सकते हो। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि कंपोजिशन ऑफ ईच फेज की बात चल रही है, सिर्फ एक फेज की कंपोजिशन की बात नहीं करनी हमें जितने भी फेजेस हैं उनके अंदर जितने भी उनके कंपोनेंट्स हैं उन सभी की कंपोजिशन का पता होना चाहिए उन कॉन्स्टिट्यूएंट से। कैसे? हम एक और केस लेते हैं इसके लिए, अमोनियम क्लोराइड का, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, इसको अगर आप हीट करते हो क्लोज चैम्बर में तो अमोनिया और HCl गैस निकलते हैं। यहां भी तीन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, बट आपको जब पता लगाना है कि अमोनिया कितना है, HCl कितना है और NH4Cl फिलहाल कितना है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, तो आपको किसी एक का अगर पता हो, जैसे कि आपको अमोनियम क्लोराइड का पता है, तो अमोनियम क्लोराइड का अमाउंट पता है, तो इक्विलिब्रियम में
कितना अमोनिया और कितना HCl है उसका भी पता लग जाएगा, प्रोपोर्शनल अमाउंट है। तो अकेले NH4Cl से आप यहाँ पे अमोनिया का भी अमाउंट पता लगा सकते हो, HCl का भी पता लगा सकते हो और NH4Cl का आपको पता ही है। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन से आपको सारे कॉन्स्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है हर एक फेज में। अब ये सोचो कि कैल्शियम कार्बोनेट में ऐसा अलग क्या था। कैल्शियम कार्बोनेट में एक चीज ध्यान रखने की थी कि दो चीजें सॉलिड के अंदर थी, एक रिएक्टेंट सॉलिड था, एक प्रोडक्ट सॉलिड। जबकि अमोनियम क्लोराइड में प्रोडक्ट सारे एक ही फेज में है, गैसियस फेज में, और रिएक्टेंट सारे के सारे एक ही फेज यानी कि सॉलिड फेज के अंदर है। अब हम स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, जिस क्लोज चैम्बर के अंदर अमोनियम क्लोराइड को हीट किया था उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट अमोनिया का डाल देते। जैसे हम एक्स्ट्रा अमाउंट अमोनिया का डालेंगे उस केस में अकेले NH4Cl की कंसेंट्रेशन से, अकेले NH4Cl की कंपोजिशन से हम अमोनिया और HCl इनकी कंपोजिशन का एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट नहीं, एक से ज्यादा यानी कि दो कंपोनेंट का आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप तीनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की कंपोजिशन का पता लगा सको। यानी कि जब तक NH4Cl एक क्लोज चैम्बर के अंदर हीट किया जा रहा है तो वन कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन अगर आपने अमोनिया गैस या फिर HCl गैस एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो वो वन कंपोनेंट की बजाय टू कंपोनेंट सिस्टम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट या फिर इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं जिनको फिक्स करना जरूरी है सिस्टम की किसी स्टेट को पूरी तरह डिस्क्राइब करने के। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि वो वेरिएबल, वो नंबर ऑफ वेरिएबल जिनको इंडिपेंडेंटली वेरी किया जा सकता है बिना नंबर ऑफ फेजेस को चेंज किए। यानी कि एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, उसके अंदर 3 फेज हैं और आपने क्या किया, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जिससे कि फेजेस में कोई चेंज नहीं आया। जो फेज, जितने नंबर ऑफ फेजेस पहले थे उतने ही नंबर ऑफ फेजेस बाद में रहे, वो क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ऐसे कितने वेरिएबल्स हैं जिनको इंडिपेंडेंटली चेंज किया जा सकता है नंबर ऑफ फेजेस में कोई बदलाव किए बिना, उसको क्या बोलोगे आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ड्यूज फेज रूल क्या कहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो हम कुछ सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा किस सिस्टम के लिए। अगर मैं एक प्योर गैस की बात करूं तो प्योर गैस यानी कि एक कंपोनेंट, जैसे कि हमने हाइड्रोजन गैस ले ली या क्लोरीन गैस ले ली, एक गैस है तो एक कंपोनेंट, और सिर्फ हमने गैस बोला है तो क्या है, फेज भी एक ही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 2 आएगी यहां पे। अगर मैं मिक्सचर लेता हूं दो गैसेस का, दो गैसेस मान लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसेस का मैंने मिक्सचर लिया है, तो उस मिक्सचर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो तो कंप्लीटली मिसिबल है। जब मिसिबल है तो उनका फेज क्या रहेगा, सिंगल फेज रहेगा। और कंपोनेंट कितने हो गए, हाइड्रोजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है, तो यहाँ पे कितने होंगे, दो कंपोनेंट हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होगा। अगर आइस और वाटर के इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो आइस और वाटर दोनों की केमिकल कंपोजिशन एक ही है, यानी कि H2O, यानी कि यहाँ पे वन कॉन्स्टिट्यूएंट का सिस्टम है। और जो फेजेस हैं, आइस सॉलिड फेज, वाटर लिक्विड फेज, दो फेज हो गए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगी, 1 माइनस 2 प्लस 2, यानी कि आइस और वाटर इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। इसी तरीके से अगर आइस, वाटर और वाटर वेपर इन तीनों का इक्विलिब्रियम लिया जाए तो उस केस में आइस अलग फेज, वाटर अलग फेज, वेपर अलग फेज, फेज कितने हो गए, 3, कंपोनेंट कितना है, एक ही है क्योंकि तीनों में H2O मॉलिक्यूल। तो 1 माइनस 3 प्लस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। एक बात यहां पे ध्यान रखने की है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 भी हो सकती है या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आप जब कैलकुलेट करो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव आ रही हो, इसका मतलब वो सिस्टम क्या है, वर्चुअल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एग्जांपल हम लेते हैं NaCl वाटर सॉल्यूशन का। अगर NaCl को वाटर में डिसोल्व किया जाए और सेचुरेशन पॉइंट आ जाए, उस इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ सॉलिड NaCl प्रेजेंट होगा,
कुछ डिजोल्ड NaCl इन वाटर, यानी कि वाटर में NaCl डिजोल्व हो रहा है, वो पार्ट होगा, और कुछ होंगे वाटर वेपर। उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकाल लें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपोनेंट कितने हैं। अब यहाँ पे कितने केमिकल कंपोनेंट हैं, एक H2O है, एक NaCl है, चाहे वो वेपर की फॉर्म में हो या फिर लिक्विड की फॉर्म में हो। H2O तो H2O है, यानी एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट NaCl, और NaCl का अमाउंट वाटर पे डिपेंड करता हो ऐसा नहीं है, तो NaCl का भी पता होना चाहिए, वाटर का भी पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कितने, 2 कंपोनेंट हो गए। अब फेजेस की बात की जाए, फेज एक सॉलिड फेज NaCl का, एक लिक्विड फेज NaCl डिजोल्व्ड इन वाटर, और एक गैसियस फेज वाटर वेपर्स का। तो यहाँ पे टोटल कितने फेज, 3 फेज। कंपोनेंट 2, फेजेस 3, 2 - 3 + 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 1। यानी कि NaCl वाटर सॉल्यूशन के लिए जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और NaCl आपने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, उस इक्विलिब्रिया के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, 1 आएगी। अब बात करते हैं गिब्स फेज रूल की डेरिवेशन की। गिब्स ने जो ये फेज रूल ड्राइव किया, इसको समझने के लिए हमें एक सिस्टम एज्यूम करना पड़ेगा, जिस सिस्टम में बहुत सारे फेज होंगे और हर फेज में बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जो हर फेज के साथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे हमने ये एक सिस्टम लिया है जिसके अंदर m नंबर ऑफ फेजेस हैं और हर फेज के अंदर C1, C2, C3, C4 अप टू Cn, यानी कि n नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं। अब अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, जो हमें गिब्स फेज रूल में निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल होती है किसके, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के, या फिर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने पड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए आपको पता है, एक तो टेम्परेचर वेरी कर सकता है, दूसरा प्रेशर वेरी कर सकता है, तो 2 तो ये वेरिएबल हो ही गए। तीसरा वेरिएबल क्या है, कंपोजिशन। यानी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल निकालने हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन, तीनों के टोटल वेरिएबल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एक वेरिएबल किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, एक प्रेशर के लिए, और बाकी कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन के लिए कैसे निकलेंगे, पहले फेज की मैं बात करूं, इसके अंदर n कंपोनेंट्स हैं। अब सभी n कंपोनेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए मुझे सभी की वैल्यू पता होनी जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे 5 कंपोनेंट हैं पहले फेज में, अगर मुझे 4 का पता है तो 5वीं का मैं अपने आप निकाल लूंगा। अगर टोटल 6 हैं, 6 में से अगर मेरे को 5 पता है तो 6ठे का अपने आप निकाल लूंगा। ऐसे अगर 100 कंपोनेंट हैं तो मुझे 99 का पता हो तो मैं 100वें का अपने आप निकाल लूंगा। तो कितने वेरिएबल होंगे यहाँ पे, जितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं उसमें से एक कम। अगर कंपोनेंट C नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं तो C-1, और एक किसके लिए है, एक फेज के लिए। अगर आपके पास बहुत सारे फेज हैं तो नंबर ऑफ फेजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फेज में जितने होंगे। तो अगर P फेज हैं और C कंपोनेंट हैं तो C-1 को मैं P से मल्टीप्लाई कर दूं, इतने कंपोजिशन के वेरिएबल होंगे। तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, P इंटू C-1। ये तो कंपोजिशन की वजह से, एक टेम्परेचर के लिए और एक प्रेशर के लिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में एस्टेब्लिश है, जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट फेज में जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंपोनेंट क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। अब मैं अगर फेज 1 और 2 की बात करूं तो पहले और दूसरे फेज के लिए C1 के साथ इक्विलिब्रियम में, C2 के साथ इक्विलिब्रियम में, C3 के साथ इक्विलिब्रियम में, C4 के साथ इक्विलिब्रियम में, और पहले फेज का Cn दूसरे फेज के Cn के साथ इक्विलिब्रियम में। तो 2 फेजेस के लिए कितने रिलेशन हो गए, जितने पहले या फिर दूसरे फेज में कंपोनेंट थे, टोटल कंपोनेंट थे, उतने हो गए 2 फेजेस के लिए। अगर मैं पहले 3 फेजेस की बात कर रहा हूं तो 3 फेजेस के लिए कितने रिलेशन हो गए, 2 टाइम्स रिलेशन हो गए जितने कंपोनेंट थे उससे। अगर मैं 4 फेजेस की बात करूं तो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि जितने मैं फेज कंसीडर करूंगा उनमें से एक कम मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट।
अगर टोटल कंपोनेंट C हैं और टोटल नंबर ऑफ फेजेस P हैं, तो जो रिलेशंस हैं वो होंगे C इंटू P माइनस 1, यानी जितने फेज उनमें से एक कम मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब मुझे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन एट द इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होगा? F इक्वल टू P इंटू C माइनस 1 प्लस 2 माइनस C इंटू P माइनस 1। तो PC से CP डिस्कार्ड हो गया, तो यहां से क्या मिला हमें? डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। और ये क्या है? ये है गिव्स फेज रूल, जिसके अंदर P नंबर ऑफ फेजेस, C कंपोनेंट और F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।